अस्सलाम वालेकुम। एनटीएन न्यूज पर चैंपियंस ट्रॉफी की खुसूसी ट्रांसमिशन फोर्थ अंपायर के साथ आपका मेजबान साजिद हसन हाजिर खिदमत है। गुज़िश्ता रोज मैच के अंदर हमने देखा कि बांग्लादेश और इंडिया का मैच था और इंडिया ने ये मैच जो है वन साइडेड की बुनियाद पर जो है अपने नाम कर लिया। शुभमान गिल ने सेंचुरी बनाई। आज जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है वो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान है। देखते हैं कौन सी टीम आज बाजी मारती है। गुज़िश्ता रोज के मैच का भी अहवाल आपको बताएंगे और पाकिस्तानी टीम किस भंवर में फंसी हुई है, क्या मसले हैं पाकिस्तानी टीम के, ओपनिंग का जो मसला है, स्पिनर्स का जो मसला है और बहुत सी चीज़ें हैं पहला मैच हारने के बाद जो हाईलाइट हो चुकी हैं और हाईलाइट होना बाकी भी हैं। पाकिस्तानी टीम के इस मयार के ऊपर जो कारकर्दगी इस वक्त पाकिस्तानी टीम की चल रही है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के और कल के मैच की हम बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों से आपको तारुफ करवाऊं। नसीम राजपूत साहब सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार हमारे साथ मौजूद है, अपना प्रोग्राम भी करते हैं। क्रिकेट के मामलात के ऊपर इनकी काफ़ी गहरी नज़र है, सालों से ये क्रिकेट को कवर करते हुए आ रहे हैं। इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मौजूद गेस्ट अहमद कुरैशी साहब। आप भी क्रिकेट के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और उसका बरमला इजहार भी करते हैं। नसीम राजपूत साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊंगा और पाकिस्तानी टीम का जो हाल हुआ है इस पर बात करने से पहले जरा मैं चाहूंगा गुज़िश्ता रोज का मैच जो था बांग्लादेश वर्सेस इंडिया और आज का जो मैच है थोड़ी सी मुख्तसर इनके ऊपर बात कर लें। आपने देखा कि इंडिया की टीम ने किस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया पहले मैच में। गो के सामने जो हरीफ टीम थी बांग्लादेश की टीम थी और एक साइकोलॉजिकल जो दबाव था वो इंडिया के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं था। आप क्या समझते हैं, इंडिया ने खुलकर इजहार कर दिया है चैंपियंस ट्रॉफी में वो किस अज़ाइम के साथ आया है? शुभमान गिल का सेंचुरी बनाकर फॉर्म में आना और पहले भी वो अच्छी खासी स्कोर करते हुए नजर आ रहे थे, तो इंडिया की टीम ने जो है बता दिया है कि वो किस सोच के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में आए हैं। लेकिन मैं दाद दूंगा नसीम साहब बांग्लादेश की टीम को जिन्होंने 35 रन पर 5 खिलाड़ी आउट के बाद जो कमबैक किया है और 229 रन का जो टारगेट दिया है, ये इसके ऊपर दाद बनती है बांग्लादेश की भी। जी नसीम साहब, आप क्या कहेंगे कल के मैच पर? देखिए, इंडिया जितनी स्ट्रॉन्ग टीम थी वो बिल्कुल उसी अंदाज से खेली अगेंस्ट बांग्लादेश। खास तौर पे आप जब 35 for 5 किया, उन्होंने अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ शो कर दी थी टॉप ऑर्डर से। जिस तरह शामी ने कल स्पेल किया, राणा ने स्पेल किया था, थोड़ी कंडीशन भी बॉलर्स के लिए मुआफिक है, स्पिनर्स के लिए भी, पेसर्स के लिए भी। थोड़ा बहुत बॉल जो है वो रुक के आता है कंपैरेटिवली जो अब तक चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हमने कराची में देखा या आज जो मैच खेला जा रहा है उसके मुकाबले में दुबई की पिच कदरे मुख्तलिफ है। 2 पिचेस नई तामीर की गई है खास तौर पे क्योंकि वहाँ पहले IL T20 के मैचेस खासे हुए थे, उससे पहले वहाँ डोमेस्टिक मैचेस बहुत हो रहे थे, तो वहाँ की पिचेस भी काफी डेड हो गई थी। तो 2 नई पिचेस जब तामीर होती है तो थोड़ा सा जरा टाइम भी जरूर लगता है यहाँ पर। तो हमने देखा कि बैटिंग थोड़ी सी स्ट्रगल भी की, लेकिन दोनों मौके मौजूद थे, बैट्समैनों के लिए भी मौजूद थे, बैटर्स के लिए भी मौजूद थे। इंडिया बैटर टीम खुद को साबित किया और शुभमान गिल की सेंचुरी अगर आप देखें उनमें एक बड़ा रोल जो है वो रोहित शर्मा का है। देखिए, जितनी बहादुरी के साथ रोहित शर्मा आगाज फराहम करते हैं, दुनिया में चंद टीमें हैं कि जिनके ओपनर इस तरीके से आगाज फराहम करते हैं। अगर कोई बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही हो तो वो क्रीज से निकल के स्ट्रोक खेलते हैं, थोड़ा बैट चलाते हैं, अपनी टीम के लिए रन स्कोर करते हैं, बहादुरी का मुजाहरा करते हैं। ये एक ऐसा आंसर है कि जो नीचे से उनके बैटर्स को एक तकवीयत देता है कि उनका लीडर जो है वो जाके एक फ्लाइंग स्टार्ट देता है, एक एग्रेसिव स्टार्ट देता है। हमारे यहाँ पे ये चीज बहुत शिद्दत के साथ मिस हो रही है। जब फखर भी आए थे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फखर जो है वो बड़ा फ्लाइंग स्टार्ट देंगे, बहुत जबरदस्त किस्म का स्टार्ट देंगे, लेकिन हमने पहले ट्राई सीरीज में भी फखर को देखा ज्यादा स्ट्रगल करते हुए, देन वो अनफिट हो गए, अब इमामुल हक को शामिल किया गया। हमें बहादुरी की जरूरत है टॉप ऑर्डर से थोड़ी सी, जहाँ पे हमने जो रन स्कोर किए थे। जब हम अब आप सोचे ना, इंडिया 229 चेस कर रहा है, वो पावर प्ले में 69 रन बना रहे, एक उनके विकेट गिरता है। पाकिस्तान टीम 22 रन स्कोर कर रही है और वो 321 रन चेस कर रहे हैं। खैर, हमने जो क्रिकेट खेली है वो तो अब किसी की भी समझ में नहीं आई है। जो हमारे पावर प्ले है वो तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं और पावर को अगर क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो बिल्कुल सही क्रिटिसाइज किया जा रहा है। दुनिया में कोई भी टीम जब 321 चेस कर रही होती है तो ऑटोमेटिकली लोगों के दिमाग में होता है कि ये 2 विकेटें गंवाएंगे या 3 विकेटें गंवाएंगे, लेकिन ये 70 रन तक जाएंगे, ये 60 रन तक जाएंगे, क्योंकि इनका टारगेट खासा बड़ा है। वो 229 में 70 रन बना रहे हैं, हम 321 के अंदर 22 रन बना रहे हैं।
ये एक बुनियादी फर्क है बहादुरी का। वो बहादुरी का एलिमेंट पाकिस्तान टीम में बहुत शिद्दत से मिसिंग है। आप देखें कि आकिब जावेद साहब तो कह देते हैं, हमारे हेड कोच हैं, कहते हैं हमारे 3 बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, ऐसे फास्ट बॉलर किसी के पास नहीं है। लेकिन आप जरा डेथ ओवर्स में हमारी बॉलिंग देखें, दरमियान में बॉलिंग देखें, यहाँ पे क्या हम इन्हें बेस्ट 3 बॉलर्स करार देंगे? अगर ये 3 बेहतरीन बॉलर हैं तो वो जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स हमने देखे या इंडिया के बॉलर्स ने जिस तरीके की बॉलिंग की, या ऑस्ट्रेलिया के जब हम बॉलर्स देखेंगे उनके, तो क्या आप उनसे कंपैरेटिवली इस परफॉर्मेंस को गेज करेंगे? मेरे ख्याल है बहुत मुश्किल हो जाएगा जब हम हर मैच में ही तकरीबन आखिरी 10 ओवर में 100 से ज्यादा रन दे रहे हो और सूरत हाल इस तरीके की हो कि हम संभाल ही नहीं पा रहे हो। फिर जब आप हार रहे होते हैं, जब आपको मार पड़ रही होती है, जरा बॉलर्स की पिटाई हो रही है, एक पैनिक बटन जरूर दबता है। और वो पैनिक बटन हमने देखा हमारी क्रिकेट के अंदर, वो हमारी फील्डिंग के दौरान भी दिखाई दिया। थोड़ी सी एग्रेशन खिलाड़ियों के दरमियान आपस में आ जाती है जब नहीं जीत रहे होते और परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ हम मुसलसल तीसरा मैच आ रहे और उसके असरात हम देख रहे थे फील्डिंग में। जब पाकिस्तान आखिरी 10 ओवर 15 ओवर कर रहा था तो एक पैनिक बटन दिखाई दिया। हम अपने मुल्क में अपनी कंडीशन में अगर इतने पैनिक बटन बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी दिखाई दे, इतना पेन हम बैटिंग में भी ले रहे हो, तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बहुत दुश्वार होगा इंडिया के खिलाफ। नसीम भाई, पूरा पाकिस्तानी टीम का जरा सा अहवाल जो है वो क्या आपने कुछ वजूहात तो बयान कर दी हैं, जरा खुलकर भी बात करेंगे। लेकिन आज के मैच की अगर बात की जाए अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका, तो अहमद कुरैशी, लगता है आपको कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो किसी किस्म का कोई सरप्राइज़ दे सकती है? बहुत बासलाहियत टीम है और इस टीम ने साबित किया है कि इसके अंदर बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं, चाहे वो 2023 का वर्ल्ड कप हो या फिर उससे पहले T20 वर्ल्ड कप के अंदर अफगानिस्तान टीम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। तो आपको लग रहा है कि एशियन कंडीशन का फ़ायदा उठाने की भरपूर सलाहियत रखती है अफगानिस्तान की टीम और कोई सरप्राइज़ भी दे सकती है साउथ अफ्रीका को? देखें जी, अफगानिस्तान की टीम T20 में तो उसको काफ़ी हाईली रेट किया जा सकता था, लेकिन जब 2023 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को भी टफ टाइम दिया, तो उसके बाद से ये परसेप्शन चेंज हो गई है कि अफगानिस्तान की टीम सिर्फ T20 फॉर्मेट की हद तक अच्छी है। अफगानिस्तान की टीम ODI में भी काफ़ी अच्छा कर रही है और अगर आप इन कंडीशंस को देखें, ख़ासतौर पे जिस तरह की जो स्ट्रेंथ है अफगानिस्तान की टीम की, वो उनका स्पिन अटैक है, तो इसके लिए तो वो बिल्कुल आइडियल है स्पिन अटैक इस तरह की कंडीशंस के लिए। अब जो अफगानिस्तान की टीम जहाँ पे थोड़ा सा सफ़र कर सकती है या स्ट्रगल कर सकती है, वो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप है, क्योंकि अफगानिस्तान का बैटिंग लाइनअप हमने अक्सर देखा है कि वो अगर कोलैप्स करके ऊपर से गुलबाज वगैरह रन ना बनाए तो फिर अफगानिस्तान की टीम का बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स होता है बैटिंग में। और वनडे फॉर्मेट अगर किसी भी टीम ने जीतना है, वनडे मैच जीतना है, तो उसका जो एक समझ लें बेसिक्स में से एक बेसिक है वो ये है कि आपने बैटिंग में 50 ओवर पूरे खेलने हैं। अगर एक टीम बैटिंग में 50 ओवर पूरे नहीं खेल पाती तो उसके चांसेस आप समझ लें कि 60 to 70% होते हैं कि वो मैच हार जाएगी। तो अब ये अफगानिस्तान पे डिपेंड करता है कि एक तो वो बैटिंग किस तरह से करते हैं और दूसरा अपने स्पिन अटैक के ज़रिए साउथ अफ्रीका को किस हद तक वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो कम से कम टोटल बनाएं, या जो अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करता है तो उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो टारगेट चेज ना करें। ठीक है, यकीनी तौर पर एक चांस बनता हुआ नजर आ रहा है। नसीम साहब, यही सूरत हाल, यही सवाल अगर मैं आपके सामने रखूं, अफगानिस्तान एशियन कंडीशन उनके पाकिस्तान में खेलने का उनका जितना तजर्बा है किसी और टीम का नहीं है, तो साउथ अफ्रीका की टीम जो पहले ही ट्रायंगुलर सीरीज़ के मैच के अंदर जो है वो पाकिस्तान से हार भी चुकी है और ज़रा उनकी तैयारियां भी कुछ लग रहा है कि नोकिया के जाने के बाद उनका बॉलिंग अटैक जो है वो इतना खासा मजबूत भी नज़र नहीं आ रहा। बेशक इसके अंदर रबादा भी है, मार्को यानसन भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अफगानिस्तान की टीम को जो है बिल्कुल ही साइडलाइन नहीं किया जा सकता। नसीम साहब, देखिए, साइडलाइन वाली बात भी नहीं कर सकते और आपने अभी लफ्ज कहा था कि सरप्राइज दे सकती है। अब अफगान टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में एक मकाम रखती है, वाइट बॉल क्रिकेट में, मैं चाहे ODI की बात कर लें या T20 की बात कर लें, अब वो अपने आप को खासा मनवा चुके हैं। देखिए, अब वो बहुत पुरानी बात हो गई जब हम ये बात कहा करते थे कि अफगानिस्तान के प्लेयर हमारे मुल्क में आते थे, यहाँ पे आके ट्रेन होते थे, यहाँ पे, और इसमें कोई शुबा नहीं है, यहाँ असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम का जो हॉस्टल है
उसमें मैंने शहजाद को, नबी को, गुलबदीन हिकमत यार को खुद अपनी आंखों से देखा है। रमजान टूर्नामेंट खेलने आते थे। अब इस मौजूदा लॉट के अंदर 2 खिलाड़ी रह गए, नबीद और गुलबदीन हिकमत यार। बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने पाकिस्तान में आके डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेली ना सीखी। अब उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। अब मेरा जाना हुआ था पाकिस्तान और मैंने जाके देखा था कितने शहरों में अब वो उनके ग्राउंड्स बन चुके हैं, अकेडमीज बन चुकी है। फिर सबसे बड़ी चीज, उन्होंने कंडीशन का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के यूनुस खान की बैटिंग कंसल्टेंट खिदमात हासिल की हैं। यूनुस खान उनके बैटिंग कंसल्टेंट होंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी में। तो इस कंडीशन में उनके बैटर्स को और फिर यूनुस का जितना अपना एक्सपीरियंस है बारी को लंबी लेके चलने का, अभी अच्छी बात की अहमद भाई ने कि थोड़ा सा 50 ओवर खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज को उन्होंने फोकस किया। देखिए, अपनी क्रिकेटिंग नेशन को बिल्ड करने का तरीका ये होता है कि आप राइट डायरेक्शन में राइट डिसीजन लेते हुए दिखाई दें। साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग कंसल्टेंट यासिर अरफात को रखा है, पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर को, क्योंकि कंडीशन को समझने के लिए। और बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं साउथ अफ्रीका के जिन्होंने पहले पाकिस्तान का विजिट नहीं किया। इसी तरह अफगानिस्तान के तो कई प्लेयर्स ऐसे होंगे जो पाकिस्तान के टूर पे आए ही नहीं है। तो यहाँ हर जगह की कंडीशन, ठीक है, एशियाई कंडीशन सिमिलर होती है, लेकिन श्रीलंका की पिचेस पे टर्न बहुत ज्यादा होता है। इंडिया की पिचेस पे भी इसी तरीके की सूरत हाल होती है। कराची की पिच जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे टर्न कम लेती है, खुश्क मौसम है, वेदर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने बॉल टर्न कम लेते हुए देखा। अगर आप मैच देखेंगे उठा के, जो मैचेस खेले गए यहाँ पर, उसमें मोस्टली स्पिनर्स भी उसी तरीके के लगे, पेसर्स का भी वही रोल रहा। आप अगर दुबई की पिच हमने देखी थी, वहाँ बॉल बहुत शार्प टर्न ले रहा था। कल के मैच में बांग्लादेश के स्पिनर्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, इंडियन स्पिनर्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। वहाँ सीम और स्विंग भी दुबई में थोड़ा सा कराची के मुकाबले में ज्यादा था। तो जो एक एडवांटेज अफगानिस्तान को अपने स्पिनर्स की वजह से दिखाई देता है, हालांकि उनके भी केशव महाराज और अपना तबरेज शमसी अच्छे स्पिनर है, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट में राशिद खान की वजह से एक एज जरूर लाजमी तौर पे वाइट बॉल में, जिस टीम के पास भी राशिद खान हो, वो 10 ओवर बहुत बड़ा एज होता है जी। लेकिन शायद कराची में वो एज राशिद को ना मिल सके, क्योंकि यहाँ पर खुश्क पिच होने की वजह से थोड़ा सा बॉल जो है वो बैट पे अच्छा आता है। इसके अलावा बॉल टर्न कम लेता है, शार्प टर्न नहीं लेता है कि जो जिससे इफेक्टिव स्पिनर ज्यादा हो। तो मेरे ख्याल है यहाँ अफगानिस्तान के स्पिनर्स को जो पाकिस्तान के दीगर ग्राउंड्स में एडवांटेज हासिल होगा, चाहे वो लाहौर में खेले या पिंडी में खेले या दुबई में जाके जब वो खेलेंगे। नसीम साहब साथ रहेगा, अहमद कुरैशी आप भी साथ रहेगा। टॉस हुआ चाहता है और जरा टॉस के बाद कप्तान क्या कहते हैं वो सुनते हैं और फिर आप दोनों की जानिब दोबारा आएंगे। टॉस की जानिब चलते हैं। Bat first. Ball first? Bat. Bat first. Ball bat first. Cricket looks a bit different to what we have been experiencing here in Pakistan. Not really sure how we'll react, but I think we'll obviously have to assess first. I think runs on the board will be key here. Hopefully we can get a good competitive total on the board. Of late, they've been in the bowling department. How settled you think you are with the options that you've got today against Afghanistan? Yeah, I mean, we have a lot of confidence in our bowling attack. As much as I guess there's been inconsistency, it's always been our strength. So, we'll be leaning on that. Today we've gone with the one spinner, frontline spinner in Shamsi, and we've lined up with our seamers. How many runs do you think out of this track?
forward on a track like this, which has a fair bit of green? I will be more happy if we start well and we took some early wickets in the power play and give that momentum to the middle bowlers, and they go with the same momentum, and we not allow them to score more runs on the board. So I will be very happy with that. Fantastic. Have a great one. Thank you very much. Right then, South Africa won the toss and decided to bat. Fresh tomatoes or best habanero? Bat first. तो आपने देखा जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, और अब देखना यह है कि कितना टारगेट जो है वो जनूबी अफ्रीका की टीम अफगानिस्तान की टीम को देती है। अहमद कुरैशी और नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं और चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, साथ साथ पाकिस्तानी टीम की जो कारकर्दगी है, और मैच और चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले ही एक पैनिक बटन दबा देना चाहिए था जब तक ट्रायंगुलर सीरीज़ का फाइनल हुआ था, और आपकी जो हाल न्यूजीलैंड की टीम ने किया था। नसीम साहब, जैसा कि सूरत हाल हम देख रहे हैं, ये सूरत हाल उस वक्त ही क्रिएट हो जानी चाहिए थी और आपको उसी वक्त फौरी तौर पर कुछ फैसले कर लेने चाहिए थे। ओपनिंग का जो मसला है और पाकिस्तान के अंदर जो इकलौता स्पिनर शामिल किया है हमने, अबरार अहमद का, हमको नहीं चाहिए था कि आप नहीं समझते कि टीम के अंदर कोई तब्दीली करनी चाहिए थी? मोहम्मद हारिस या फिर इमामुल हक को पहले ही ले लेना चाहिए था। और एक स्पिनर, बात की जा रही है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर कि साजिद खान होने चाहिए थे टीम के अंदर, तो आपको लगता है कि ये फैसले कर लेने चाहिए थे? जो गलती हुई, नहीं किए फैसले अब तक? देखिए, बिल्कुल गलती हुई है, हमने अपनी टीम को बैलेंस नहीं किया। मैं आपको बिल्कुल इनसाइड रिपोर्ट दे रहा हूँ। मोहसिन नकवी साहब ने पूरी सिलेक्शन कमेटी को मदऊ कर लिया था 11 तारीख से पहले कि भाई आप देख लें, पूरा मुल्क सीख रहा है, बात कर रहा है, आपने जो टीम अनाउंस की है इसमें स्पिनर्स कम दिखाई दे रहे हैं, इस पे जेन्युइन ओपनर्स की बात हो रही है, लेकिन आकिब जावेद साहब ने कहा कि सर यही टीम बेस्ट है, इसी टीम पे हमें भरोसा है और हम इसी टीम के साथ आगाज करना चाहते हैं और इसी टीम के साथ हम खेलना चाहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज थी कि ज़ाहिर फिर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटिंग उमूर का सरबराह आकिब जावेद साहब को बनाया हुआ है, तो वो डिसीजन उनका माना गया। मेरे ख्याल है आकिब जावेद साहब को तब्दीली कर लेनी चाहिए थी, बजाय इसके कि वो अपनी अना या कि भाई मैंने जो है ना जो फैसला कर लिया उसी पे ही कायम रहते, जिसकी जरूरत थी। अब आप देखें, टॉप ऑर्डर में हम एक ओपनर के साथ खेल रहे हैं, बाबर आजम से उस तरीके से परफॉर्म नहीं हो रहा, हम दूसरा ओपनर किसको लेकर जाए? रिजवान T20 में ओपनिंग करते हैं, लेकिन रिजवान 50 ओवर कीपिंग के बाद जब वो आते हैं तो अक्सर उनके क्रैम्प्स दिखाई दे रहे होते हैं, कभी वो लंगड़ा रहे होते हैं, कभी वो डाइवे मार रहे होते हैं। एक फिटनेस लेवल जो है वो न्यूजीलैंड की टीम का आपने देखा, एक आपने अपना फिटनेस लेवल देखा, एक साउथ अफ्रीका का फिटनेस लेवल देखे। हम अपने ही मुल्क में क्रैम्प का शिकार हो रहे हैं, वो ठंडे मुल्क से आ रहे हैं इस गर्मी के अंदर और उनको क्रैम्प नहीं आ रहे हैं। तो एक फिटनेस लेवल का एक बहुत बड़ा फर्क है। हमारे हारिस रऊफ की फिटनेस क्या है क्या नहीं है, कोई शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस की बात कर रहा है, तो क्या हम इस शोबे को भी उतनी तवज्जो दे रहे हैं? तो सारी दुनिया की इस वक्त फिटनेस का लेवल है। न्यूजीलैंड का तो कोई खिलाड़ी क्रैम्प का शिकार नहीं हुआ दिखाई दिया, वो तो कोई नहीं लेटा था यहाँ पे, वो तो बहुत ठंडे मुल्क से आ रहे हैं, यहाँ पे आके खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनलिज्म है यार। 50-55 लाख की आबादी है टोटल न्यूजीलैंड की, आप 25 करोड़ के मुल्क को 48 बन जाएंगे। न्यूजीलैंड पाकिस्तान एक इतना है। आप उनका टैलेंट देखो, उनका विल और रॉर्क, क्या बॉलर प्रोड्यूस किया है उन्होंने, क्या बैटर्स, वो बहादुरी वाले बहादुर। हमारे पास एक फखर था, फखर के अंदाज से खेलने वाले, उनके पास 4 बैटर मौजूद हैं। 55 लाख की आबादी में हम 25 करोड़ की आबादी से नहीं निकाल पा रहे। मैं आपसे सवाल करूं, इसको हटा के लाएं किसको? आप भी सोचने बैठ जाएंगे यार, लाएं किसको? हमने अपनी क्रिकेट का हाल क्या कर दिया है? हमारे पास बैकअप मौजूद क्या है, और जो बैकअप मौजूद है हम उसको यूटिलाइज किस तरह कर रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ साजिद खान, नोमान, मैं आपको कह रहा हूँ जितने रन आपके ये ऑलराउंडर करके देते ना, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, आमिर जमाल, इतने रन तो ये आपके नोमान और साजिद भी करके दे देते। आउट वो आपको ज्यादा करके देते, लेकिन आपने सबको कंडीशनल प्लेयर्स बना दिया है कि यार ये टेस्ट का है, ये ओडीआई का है, ये T20 का है। अरे भाई, ना तो तुम्हारे पास T20 के प्रॉपर हथियार मौजूद है जो मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है, ना तुम्हारे पास ओडीआई के, ना तुम्हारे पास टेस्ट के। तुमने अपनी क्रिकेट का हाल क्या किया है? सत्यानाश करके रख दिया है, तबाह करके रख दिया है।
हमारी एक रिस्पेक्ट रह गई कि हमारे ग्राउंड बन गए और चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे हो रही है। उसके अलावा हमारी टीम क्या है आप मुझे बताएं ना। मेरी अपनी जाती राय में पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच खेलने जाए तो आपके पास जेन्युइन ओपनर की सूरत में थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स फैसला करें। सऊद शकील से आपने देखा परफॉर्म नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो रेस्ट दें, इसमें कोई नहीं है कि आपने खिलाना बहुत जरूरी होगा। सऊद बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, आप खुशदिल शाह से बॉल तो करवा रहे हैं, आपने तो ऑलराउंडर बनाया हुआ है उन्हें। रिजवान लेकर आए तो बॉलिंग भी 10 ओवर उनसे करवाएंगे, वो भी लाजमी है। लेकिन जो मैं बात आपको कह रहा हूँ, उस्मान ओपन करते रहे हैं। उस्मान ने मुल्तान सुल्तान के लिए एज ए ओपनर सेंचुरी भी स्कोर की है और उन्हें नए बॉल खेलने का एक्सपीरियंस है। बाबर का तजुर्बा आपने बहुत कर लिया, बाबर को वापस उसके 3 नंबर पे लेकर आए। इमाम के साथ उस्मान का आगाज करें और सऊद शकील को आप आराम जरूर दें, बजाय इसके कि जो उनका टेस्ट में कॉन्फिडेंस है वो भी खत्म कर दें। आप ये चेंज करके थोड़ा बहादुरी वाला आगाज, उस्मान बहादुरी से खेलता है। इंडिया के खिलाफ आपको बहादुरी दरकार होगी, मेरी अपनी राय है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी इमाम भी अभी नया नया आया है और उस्मान भी एक इंडिया के खिलाफ प्रेशर मैच में उतार दो। भाई इंडिया के खिलाफ जो परफॉर्म करता है वो हीरो भी बनते हुए देखा है हमने उसे, दुनिया क्रिकेट में बड़ा परफॉर्म करते हुए भी देखा है। तो ये एक ऐसा प्रेशर मैच होता है कि जहां पर खिलाड़ी डेवलप भी होते हैं और खत्म भी होते हैं। हम खत्म होने की पोजीशन पे आ रहे हैं तो डेवलप करने का जो मौका है वो अगर मिल रहा है तो उसका फायदा उठा लेना चाहिए। अहम बात की है नसीम साहब आपने कि अगर डेवलपमेंट का मौका मिल रहा है तो उसको मौके से फायदा उठाना चाहिए। अहमद कुरैशी मैं आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान टीम की बन चुकी है, 20 टूर्नामेंट के अंदर हमारा ओपनर जो है और जो जारियाना मिजाज खेलने का मशहूर है वो बाहर हो चुका है। अब हम एक नए खिलाड़ी यानी कि नए टीम के अंदर शामिल होने वाले खिलाड़ी इमामुल हक के साथ जाएंगे, तो जो कॉम्बिनेशन बनता हुआ आ रहा है, आप यही लगता है कि बाबर आजम के साथ इमामुल हक ओपन करेंगे और उसके बाद इसी तरह लाइनअप चलती रहेगी और जो चेंजिंग है उसके अंदर सिर्फ फखर जमान की चेंजिंग होगी, बाकी सब वही टीम खेलेगी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हारी है? देखें जी, अपेरेंटली तो यही लग रहा है कि इमाम ही ओपन करेगा बाबर आजम के साथ। और मेरे ख्याल में मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ नसीम भाई की बात से कि उस्मान खान से ओपन कराना चाहिए, क्योंकि पावर प्ले में सिर्फ 2 फील्डर आपके बाहर होते हैं सर्कल से और 1-8 डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन का होना ज़रूरी है ओपनिंग पेयर में। अब जो कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, देखें असूलन तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की वाहिद टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट वाहिद और निराली मैनेजमेंट है जिसने उस टीम के अंदर छेड़छाड़ की और विनिंग कॉम्बिनेशन को ख़राब किया, जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ना सिर्फ वनडे सीरीज़ हराई बल्कि वाइट वॉश किया। मुझे बताएं क्या कसूर था सुफियान मुकीम का या इरफान खान नियाजी का कि उनको बाहर करके आप फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह वगैरह को लेके आए? और अगर आपने इनको लेके आना था तो फिर आपने इनको साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टूर पे क्यों नहीं रखा अपने साथ? तो खैर, अब बिल्कुल इस बात से भी मैं नसीम भाई की एग्री करता हूँ कि आकिब जावेद को इस अपने डिसीजन पे गौर व फिक्र करनी चाहिए थी। मुझे एक चीज़ आज तक नहीं समझ आती कि ये सब जब पीसीबी से बाहर होते हैं तो मुख्तलिफ बातें कर रहे होते हैं, जैसे ही पीसीबी में जाते हैं तो इनके ऊल जलूल और ऊट पटांग किस्म के फैसले होते हैं जिनका ना कोई सर होता है ना कोई पाँव। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को पीसीबी की टैंकी का पानी भी चेक करा लेना चाहिए। शायद उसमें कुछ ऐसा मसला हो कि जो भी पीसीबी में जाता है उसका शायद दिमाग काम करना छोड़ देता है। अब ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टीम है, इसको देख के तो मतलब हर किसी ने ही सर पकड़ लिया था जब चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हुआ था। बहरहाल अब इसी की टीम को हमें बैक करना पड़ेगा। फ़खर जमान का ना होना बड़ा अनफॉर्चुनेट है और आई थिंक कि पाकिस्तान को काफ़ी बड़ा झटका लगा है फ़खर जमान के ना होने से। और अभी भी वक्त है, थोड़ी बहुत अक्ल कर ले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट, उस्मान खान से ओपन करा ले, इमाम के साथ ओपन करा लें, बाबर को 1 राउंड ले आएँ और इस तरह से अपने कॉम्बिनेशन को आप कैरी ऑन करें। देखें, अब पाकिस्तान का जो मेजर मसला है वो ये कि पहले आपकी बॉलिंग ऐसी थी कि आप 260-70 भी करते थे तो वो भी कभी कभार टफ बना देते थे और कभी कभार आप मैचेस जीत भी जाते थे। लेकिन अब आपकी बॉलिंग ऐसी है कि जो हर मैच में 300-350 कर रही है, तो इट मीन्स कि एटलीस्ट आपको अपनी बैटिंग से 300 रन करने पड़ेंगे इंडिया के खिलाफ जीतने के लिए भी और आगे अपने बाकी मैचेस जीतने के लिए भी। तो खैर, अब इंडिया के खिलाफ किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम और किस बैट्समैन को किस नंबर पे खिलाया जाता है ये तो वक्त ही बताएगा।
लेकिन अगर आई थिंक इंडिया वाला जो मैच है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए तो डू एंड डाई सिचुएशन वाला मैच है, लेकिन मेरे ख्याल में शायद बड़े बड़े खिलाड़ियों, बड़े बड़े बोर्ड में जो ओहदेदारान हैं उनके लिए भी डू एंड डाई मैच साबित हो, क्योंकि जिस तरह से इतने बड़े इवेंट को लाइटली लिया गया और जिस तरह से ब्लेंडर किया गया सिलेक्शन में और टीम के कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ की गई है, मुझे नहीं लगता कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान इंडिया से ये मैच हारता है तो फिर चीज़ें इतनी स्मूथली चलेंगी और ये तलवार जो है लटकती हुई वो प्लेयर्स पे या मैनेजमेंट के कुछ लोगों पे ना गिरे तो मुझे बड़ा ताज्जुब होगा। देखते हैं आने वाला वक्त क्या बताता है और क्या पाकिस्तान खुदा न खास्ता इंडिया के खिलाफ अगर हारता है तो ऐसी कुछ होता भी है या नहीं, क्योंकि हमने देखा कि 2023 का वर्ल्ड कप, उससे पहले एशिया कप में जो पाकिस्तानी टीम हारी थी उसके बाद सूरत हाल में कुछ इतनी ज़्यादा वाज़ेह तब्दीली नहीं थी। हाँ, ज़का अशरफ साहब ने बाबर आजम को हटाया और शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया था। तो नसीम राजपूत साहब शाहीन शाह अफरीदी हुए, मोहम्मद रिजवान हुए, बाबर आजम हुए, ये तीन ऐसे स्टार हैं जिनको पीसीबी भी, हमारे वज़ीर आज़म भी, पूरी कौम भी इन सब को सुपर स्टार मानती है और प्रीमियर फास्ट बॉलर अपने आप को खुद एक इश्तिहार के अंदर शाहीन शाह अफरीदी कहते हुए नजर आते हैं। तो क्या वो अपने ओहदे से इंसाफ करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि 2023 का वर्ल्ड कप, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है गुज़िश्ता 3 सालों से वो अपने मयार के मुताबिक नहीं है। हमने उनको ड्रॉप करके भी देख लिया। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी आप कैसी देख रहे हैं? और शाहीन शाह अफरीदी जिनकी बॉलिंग स्पीड 150 से थोड़ी बहुत कम होती थी, वो अब 130 से 135 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं। क्या ये तीनों खिलाड़ी अपने ओहदों के साथ इंसाफ कर रहे हैं और जो कौम की तवक्कात हैं इनके ऊपर पूरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट का बाबा आदम जो है ना वो अजीब सा ही दिखाई दिया है। आपने जैसे बात की वो बड़ी अच्छी बात की अभी कि पीसीबी की टंकी में जो है ना उसको चेक कराओ भाई क्या प्रॉब्लम क्या है। बोर्ड में आने के बाद यही आकिब जावेद होते हैं जो स्टेटमेंट दे रहे होते हैं कि हम तो T20 क्रिकेट में बाबर को आउट ही नहीं करते, ताकि बाबर खड़ा रहेगा तो हम मैच जीत जाएंगे। वो ये स्टेटमेंट देते हैं ये इतने इतने से हाथ है, इतने इतने से हाथ है, क्या स्ट्रोक खेलेगा, उन्हीं के साथ खेल रहे हैं आकिब जावेद। आकिब जावेद को अब ये वाली चीज दिखाई नहीं दे रही और वो परफॉर्म नहीं भी कर रहे तो भी उन्हीं के साथ खेल रहे हैं। आकिब जावेद पहले तो बाहर बैठ के बड़े मशवरे दिया करते थे, और भाई ये किसको लिया हुआ है, इसकी जगह पे जो है वो ये होना चाहिए। तो भाई आज क्या हुआ आपको? आज आप उन्हीं के साथ ही स्ट्रिक्ट किए हुए। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं पहले क्या बातें किनके लिए क्या करता था, आज मेरे पास इनके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। भाई सीधी सीधा सा गेम है। इसको जो शाहीन को पहले कप्तान लगाया गया था वो फैसला आपने किया था ना, उस पर थोड़ी देर तो कायम रहते। आपने टीम का वहां पे और जो पहले ही उनमें रिफ्ट पैदा हुई थी उस रिफ्ट को और हवा देने की कोशिश की कि शाहीन को लगाया और फिर हटाया। आपने एक सीरीज के लिए लगा के हटा दिया। अरे भाई क्यों हटा दिया? वो आपके पास कौन से यहाँ पर जो है वो मिचेल स्टार्क और हेजलवुड और पता नहीं कौन कौन बैठे हुए कि आपने जो है वो जो आपका मोमेंटम अगर चंद बॉलर्स का है या चंद प्लेयर्स का है आप उसको भी तोड़ लें। अगर आपने चेंज किया था तो आप उस पर कायम रहते। आप शाहीन को मौका देते। उससे पहले वेस्ट इंडीज की सीरीज भी थी, आप चेक कर लेते ताकि आप अपनी जो सबसे बड़ी चीज ये कि देखें यार, पाकिस्तान टीम में कप्तान 2 साल बर्दाश्त होता है, तीसरे साल उसके ही अपने दोस्त जो है ना वो उसकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। ये एक कल्चर है हमारी क्रिकेट का, ये आज से नहीं है, ये बहुत अरसे से चला आ रहा है। लेकिन हमने बाबर को इसके बावजूद कि वो मुश्किल में आ गए थे, अब रोने में आपको 2023 वर्ल्ड कप में जब अफगानिस्तान से मैच आ रहे हैं, बाबर के कंधे पे हाथ रखो बाबर रोना शुरू कर देंगे। बाबर यहाँ तक कहने पे आ गए थे कि अगर ग्राउंड में खिलाड़ी जान नहीं मारेंगे तो मैं क्या करूंगा। उसके बावजूद आप बाबर को कैरी करने को तैयार थे क्या? अब बाबर जब ये बात कह चुका हो तो थिंक टैंक क्या अंधा है, क्या देख नहीं रहा कि क्या सूरत हाल टीम की हो चुकी है? फिर उसके बाद आप शाहीन को लगाते। जिन लोगों के ऊपर उस जमाने की क्रिकेट का थिंक टैंक चला करता था, शाहीन को लगा के आपने फिर हटा दिया। आपने वो बहुत बड़ा ब्लंडर किया था। या तो शाहीन को लगाना नहीं था या हटाना नहीं था। ठीक, कोई भी खिलाड़ी इसको अपनी इंसल्ट फील करेगा। अगर बाबर इस मुल्क का हीरो है, जो हमारे यहाँ पे आजकल हीरो पाए जाते हैं, तो फिर वो हीरो तो शाहीन शाह अफरीदी भी है, वो हीरो तो फिर नसीम शाह भी है, वो हीरो तो फिर रिजवान भी है। आपको एक रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी अपने इन प्लेयर्स को, क्योंकि आपके पास लॉट में पीछे है क्या? आप मुझे बताएं तो सही ना। आप किसको लेकर आएंगे? क्या इफ्तिखार चाचू को फिर दोबारा लेकर आ जाएंगे, आसिफ अली को दोबारा लेकर आ जाएंगे? लेकिन ये 2 प्लेयर्स की जो बात की, वसीम जूनियर
डेथ ओवर्स में अच्छा बॉलर है, वो फिट हो गया था, आपको यूटिलाइज करना चाहिए था, वो अच्छा बेहतर ऑलराउंडर है। इरफान नियाजी पे आपने जब बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली थी, तो इरफान नियाजी एक तगड़ा बैटर था जो हिट भी मार सकता है बड़ी, आपने उसको क्यों बाहर किया? मकसद है कोई जवाब तो लेना, इनसे सवाल तो करे कि भाई आप नसीम भाई बहुत सारे सवालात हैं और जवाब मुझे नहीं लगता कि कोई जवाब आएगा, क्योंकि हम देखते हुए आ रहे हैं कि जब से सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया और पाकिस्तानी टीम जिस तरह की पोजीशन के अंदर आ चुकी है, किसी किस्म का कोई ना सवाल होता है ना जवाब दिया जाता है। बहरहाल वक्त कम रह गया नसीम साहब, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का जो ये मैच है, आप जरा प्रिडिक्शन कर दें अपनी, बता दें जरा हमारे नाजरीन को कि क्या कोई सरप्राइज हो सकता है या फिर साउथ अफ्रीका जो है वो जीतता हुआ नजर आ रहा है। आपकी इस मैच की, आज के मैच के अंदर टीम कौन सी जीतती हुई नजर आ रही है? ये जो टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला मुझे इसलिए समझ में नहीं आया कि कराची में रात को ड्यू फैक्टर है, तो आप अफगान स्पिनर को अगर शाम में बॉलिंग करवाते तो जरा ड्यू फैक्टर का मेरे ख्याल फायदा उठा सकते थे। और साउथ अफ्रीका भी पिछला मैच 352 करके चेस करवा दिया उन्होंने, तो आज कितने क्या 400 रन स्कोर करेंगे वो। मेरा ख्याल था कि वो पहले अफगानिस्तान को जो है वो बैटिंग देते बजाय खुद बैटिंग करने के, और शाम के वक्त में बजाय इसके कि वो केशव महाराज से स्पिनिंग में मुश्किलात का शिकार हो या तबरेज शमसी हो, अगर राशिद खान होते ड्यू फैक्टर की वजह से थोड़ा सा मुतासिर या बॉल ग्रिप करने में मुश्किल होती, तो ये एडवांटेज साउथ अफ्रीका को जाता, जो टॉस का मेरे ख्याल में उन्होंने जाया किया। आपकी नजर में आज का मैच कौन जीत रहा है? मेरे ख्याल में अब एडवांटेज अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान के साथ है। अहमद कुरैशी, आप जरा बताइएगा, जिस तरह टॉस की बात की नसीम भाई ने, एडवांटेज तो अफगानिस्तान को जा रहा है, आपकी नजर में किसको जा रहा है? देखें, अफगानिस्तान मेरे ख्याल में जो साउथ अफ्रीका की बैटिंग है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है, और मुझे तो यही लग रहा है कि अगर अफगानिस्तान के स्पिनर्स बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कर दें और कम से कम टोटल पे साउथ अफ्रीका को रिस्ट्रिक्ट करें, फिर बैटिंग भी उनकी कैसी होगी ये भी इफ्स एंड बट्स हैं अभी इसमें, क्योंकि तबरेज शमसी भी हैं, शायद आई गेस केशव महाराज भी खेल रहे हैं, तो आई विल गो विद साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, और एडवांटेज कह रहा है नसीम भाई कि अफगानिस्तान को मिल सकता है। देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। अब से कुछ लम्हों के बाद जो है वो तीसरा मैच चैंपियंस ट्रॉफी का अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान शुरू हुआ चाहता है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने दोनों मेहमानों का, नसीम राजपूत साहब और अहमद कुरैशी साहब। आप आए और अपनी माहिराना राय से हमको आगाह किया। मैच की पहली इनिंग का जब खात्मा होगा तो उसके बाद हम दोबारा आएंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने क्या कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।